हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में कि साइटोस्केलेटन या कोशिका कंकाल क्या होता है और कोशिका कंकाल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस प्रकार के फिलामेंट होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। देखिए, साइटोस्केलेटन की बात करें तो जैसे एक मानव में कंकाल या किसी भी एनिमल का कंकाल होता है जो उसकी शेप को और उसके मूवमेंट को मेंटेन करता है, उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका में भी उसी प्रकार का एक कंकाल पाया जाता है। लेकिन ये जो कंकाल होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो उसकी सेल को उसकी आकृति को बनाए रखता है और उसके मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है। तो हम इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। अब हम बात करें कि ऑर्गेनाइज सेल्स इन स्पेस सपोर्ट द फ्रेजाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको पता होना ये कि जो क्या होता है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल फ्रेजाइल होती है। तो फ्रेजाइल यानी वो एकदम से बिल्कुल मूव कर सकती है। तो उसको एक स्ट्रिक्ट या रिजिड बनाने के लिए यहाँ पर सेल क्या करती है, अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन डेवलप करती है जिसके कारण उसकी सेल हमेशा शेप में बनी रहती है। और साथ साथ शेप में बने रहने के साथ साथ आपको पता है कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करते हैं, तो उनको मूवमेंट को भी वो रेगुलेट करता है साइटोस्केलेटन। ड्राइव्स एंड गाइड द इंटरसेलुलर ट्रैफिक ऑर्गेनल्स को। और क्रोमोसोम, जैसे आपको पता है जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम मूव करते हैं और क्रोमोसोम मूव करके पोलर की तरफ मूव करते हैं। तो मूवमेंट के लिए भी हमें साइटोस्केलेटन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो उसमें साइटोस्केलेटन में कौन कौन से फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। The cytosol of a eukaryotic cell contains three types of filaments that can be distinguished on the basis of their diameter, type of subunit and subunit arrangement। तो यहाँ पर तीन प्रकार के जो फिलामेंट्स देखे गए हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो उनको हम डायमीटर और उसकी सबयूनिट के आधार पर और उसके अरेंजमेंट के आधार पर हम उसे तीन भागों में बांट सकते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स जो पहला प्रकार का है उसको हम माइक्रो फिलामेंट भी कहते हैं, दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। और अब याद करें, रेगुलेशन ऑफ डायनेमिक बिहेवियर एंड असेंबली ऑफ दिस साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स अलाउज यूकैरियोटिक सेल्स टू बिल्ड एन एनॉर्मस रेंज ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम थ्री बेसिक फिलामेंट सिस्टम। इन तीन जो फिलामेंट्स हैं उनसे ही उसका मूवमेंट और उसकी स्ट्रक्चर बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, फिर हम इनको एक एक डिटेल में देखते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट का हम डायमीटर देखें तो लगभग 7 से 9 नैनोमीटर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर देखें तो इसका लगभग 25 नैनोमीटर होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर देखें तो लगभग 10 नैनोमीटर होता है। अब यहाँ पर देखो सेल में कहाँ पर, यदि हम इसको सेल में स्टैंड करके कोशिश करें तो सेल में हमें माइक्रोफिलामेंट्स इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स इस प्रकार के दिखे और इंटरमीडिएट्स इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर डायमीटर के आधार पर देख लीजिए आप एक बार, एक ये है जो एक्टिन फिलामेंट, एक दूसरा है यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट और ये अपने है माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर है वो सबसे अधिक है इंटरमीडिएट फिलामेंट का दोनों का मध्य का, इसीलिए हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं क्योंकि इनको हम डिवाइड कर रहे हैं इसके डायमीटर के आधार पर। अब सबसे पहले देखते हैं एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो ये लगभग डायमीटर में होता है 7 से 9 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, जिसमें दो ट्विस्टेड स्ट्रैंड स्ट्रक्चर रहती है, यानी दो स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दो स्ट्रैंड हैं और प्रत्येक स्ट्रैंड छोटी छोटी प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिनको हम बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। ये क्या होती है? एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन होती है, जी प्रोटीन, जी फैमिली की प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, इसलिए हम इनको जी एक्टिन बोलते हैं और एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन होती है। मोनोमेरिक एक्टिन सब यूनिट असेंबल्स इनटू माइक्रोफिलामेंट। अब ये जो एक्टिन सब यूनिट होती है इस प्रकार से एक स्ट्रैंड बनाती है, इसको बोलते हैं हम एफ एक्टिन। यहाँ पर एफ एक्टिन बनता है और ये एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होकर किसका निर्माण करते हैं? एक माइक्रोफिलामेंट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो अच्छी तरह से इसकी स्ट्रक्चर। देखिए जी एक्टिन सब यूनिट है, यहाँ पर जी एक्टिन क्या कर रही है, एक दूसरे से जुड़कर, ये जी एक्टिन है जुड़कर एक फिलामेंट का निर्माण कर रही है जो जिसमें दो स्ट्रैंड आपको दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं हम एफ एक्टिन या एक्टिन फिलामेंट। अब यहाँ पर इसका एक एक्टिन को तो हम
पॉजिटिव और एक को नेगेटिव दिखाते हैं। पॉजिटिव होता है जहाँ पर स्लो ग्रोथ होती है और फास्ट ग्रोथ होती है पॉजिटिव, मतलब तेज़ी से जहाँ पर जो जी एक्टिन की सब यूनिट आकर जुड़ती रहती है। और इसकी यूनिडायरेक्शनल स्ट्रक्चर होती है कंपोज्ड ऑफ जी एक्टिन, यानी जी एक्टिन से मिलकर बना होता है। अब हम बात करें एक्टिन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पोलैरिटी। पोलैरिटी की बात करें, वन एंड ऑफ द फिलामेंट इज फेवर्ड फॉर द एडिशन ऑफ एक्टिन सब यूनिट एंड इज डिजाइन द प्लस एंड वेयर इज द अदर इज एंड ए फेवर्ड ऑफ सब यूनिट डिसोसिएशन। यानी एक एंड पर तो क्या होता है, यहाँ पर एडिशन होता है सब यूनिट्स का, एक पर तो एडिशन होता है और दूसरे पर यहाँ पर डिसोसिएशन होता रहता है। तो जहाँ पर डिसोसिएशन होता है तो उसको तो बोलते हैं निगेटिव, और जहाँ पर एडिशन होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड। अब माइक्रोफिलामेंट देखें तो कौन कौन से स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं, तो हम देखें माइक्रोफिलामेंट के जो माइक्रोविली होते हैं, जो कोशिका के बाहर जो छोटी छोटी अंगुली नुमा स्ट्रक्चर निकली होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोविली। वो माइक्रोविली में माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। सेल के कोर्टेक्स में देखें तो सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, ये माइक्रोफिलामेंट ही प्रेजेंट होता है। अधीरेंस ऑफ बेल्ट, सेल में जो बेल्ट का निर्माण करता है वो भी यही करता है। फिलोपोडिया का निर्माण भी यही करता है। लेमिनोपोडियम लीडिंग एज का निर्माण भी, स्ट्रेस फाइबर्स का निर्माण भी करता है। फेगोसाइटोसिस में भी जो उसका जो मूवमेंट करता है वो भी माइक्रोफिलामेंट ही करता है। मूविंग एंडोसाइटिक वेसिकल्स, अब जो अंदर जो वेसिकल्स का मूवमेंट होता है वो भी इसके द्वारा ही किया जाता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, बीच में जो दो सेल के बीच में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है उसको भी बोलते हैं हम, जो माइक्रोफिलामेंट के द्वारा ही बनी होती है। अब हम एक्टिन क्रॉस प्रोटीन की बात करें, यहाँ पर एक्टिन लिंकिंग प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एक तो है फिम्ब्रिन प्रोटीन और एक है अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। अब ये जो फिम्ब्रिन प्रोटीन होती है वो माइक्रोविलाई, फिलोपोडिया और फोकल एडेंसन में आपको देखने को मिलती है। और एफ एक्टिनिन की बात करें तो ये होती है स्ट्रेस फाइबर में, फिलोपोडिया में और मसल की जेड लाइन में आपको दिखाई देती है। और यहाँ पर एक्टिन क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन की स्पेक्ट्रिन की बात करो तो स्पेक्ट्रिन सेल कॉर्टेक्स में आपको देखने को मिलती है। और फिलामिन आपको दिखाई देगी आपको लीडिंग एज स्ट्रेस फाइबर और फिलोपोडिया में। इसी प्रकार से डिस्ट्रोफिन दिखाई देगी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिंकिंग मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन ऑफ टू लिंक एक्टिन कॉर्टेक्स इन मसल्स। तो इस डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर मसल की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। मसल में आपको एक्टिन मायोसिन पावर्ड मूवमेंट दिखाई देगा, जिसमें एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करते हैं और मसल का मूवमेंट करते हैं। तो मायोसिन ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो, और ये है आपका एक्टिन फिलामेंट। और यहाँ पर आप मसल की स्ट्रक्चर देख पाते हो, तो मसल के स्ट्रक्चर में भी आपको एक्टिन फिलामेंट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो आप इस डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन है वहाँ पर देखोगे तो आप फोकस करोगे, देख एक एक्टिन फिलामेंट है और ये है ट्रोपोमाइसिन, ये है बेंड 4.1 एडेक्सिन एंड ट्रोपोमोडिन। अब ये जो स्पेक्ट्रिन टेट्रामर, देखिए यहाँ पर ये किसका निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन। अब देखिए, अब इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात करें तो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 424 नैनोमीटर इन डायमीटर, लगभग 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। तो ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, छोटी छोटी सब यूनिट मिलकर एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। अभी ट्यूब की यूनिट किससे मिलकर बनी होती है, जिसमें दो प्रकार की सब यूनिट होती है, एक तो अल्फा और बीटा। तो हम इसको हेटेरोडाइमर बोलते हैं। ये हेटेरोडाइमर एक दूसरे के ऊपर जुड़कर पहले तंतु का निर्माण करते हैं। अब देयर वाज फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट प्रोटोफिलामेंट, यहाँ पर एक ही जो तंतु का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट। और ये प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे से जुड़कर इस प्रकार से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम माइक्रोट्यूबुल बोलते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल्स एंड डायरेक्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये एक कोशिका में ट्रांसपोर्ट को, यहाँ पर जो वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसको और क्रोमोसोम आदि के मूवमेंट को ये डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर में आप देखोगे एक तो होती है बीटा ट्यूबुलिन और एक होती है अल्फा ट्यूबुलिन। तो बीटा ट्यूबुलिन, अब यहाँ पर बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन एक डाइमर का निर्माण, इसको बोलते हैं हेटेरोडाइमर। अब ये हेटेरोडाइमर एक दूसरे से जुड़कर क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं एक तंतु का निर्माण, ये होता है प्रोटोफिलामेंट। अब प्रोटोफिलामेंट के एक एंड पर आपको बीटा दिखाई देगा और दूसरे एंड पर आपको दिखाई देगा अल्फा। बीटा जिस एंड पर होता है उसको प्लस एंड बोलते हैं और अल्फा वाले को माइनस एंड बोलते हैं। अब इस प्रकार की लगभग 13 फिलामेंट जुड़कर, कितने, लगभग 13, ये थोड़ा नंबर चेंज
चेन भी हो सकता है। तो ये 13 फिलामेंट लगभग जुड़कर ये बना लेते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस प्रकार की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको माइक्रोट्यूबुल बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोट्यूबुल्स कहाँ से निकलती हैं। देखिए माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण कहाँ से होता है, तो इनके लिए निर्माण के लिए हम बात करें तो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की बात करें हम, तो वो इनमें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। माइक्रोट्यूबुल्स आर नॉट रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल्स। सेल्स में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं, एक फिक्स जगह पर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। द रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रोसोम विच इज द प्राइमरी माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, MTOC। सेंट्रोसोम इनका MTOC होता है, जहाँ पर माइक्रोट्यूबुल का निर्माण होता है। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इन मेनी नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल्स द MTOC इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल नियर द न्यूक्लियस। कई सेल्स में यहाँ पर जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स रहती हैं उनमें यह सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। इन मोस्ट केसेस द माइनस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूबुल स्टेज एंकर्ड इन MTOC। जो माइनस एंड होता है यानी अल्फा वाला एंड जो होता है वो किस में एंकर्ड रहता है, किस में दसा रहता है, ये दसा रहता है MTOC में। MTOC मतलब माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर। वाइल द प्लस एंड एक्सटेंड अवे फ्रॉम इट। जो प्लस एंड होता है वो इससे बाहर निकला होता है। स्ट्रक्चर में देखकर समझ सकते हैं। पहले तो यह बात करो आप न्यूक्लिएटिंग साइट जहाँ पर इनका निर्माण होता है, वो निर्माण किया जाता है गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखिए गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है। ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ये सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल के बाहर जो मैट्रिक्स है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो गामा ट्यूबुलिन। एक गामा ट्यूबुलिन से ही इनका निर्माण इस प्रकार से होता है। देखिए माइक्रोट्यूबुल्स निकल रही हैं किससे, गामा ट्यूबुलिन से निकल रही हैं। ये देखिए गामा ट्यूबुलिन से इनका निर्माण हो रहा है। माइक्रोट्यूबुल्स ग्रोइंग फ्रॉम गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द सेंट्रोसोम, यहाँ से ये निकलती हुई दिखाई देती हैं। अब हम बात करें तो ये जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में भी आपको ये ट्यूबुलिन देखने को मिलेंगी, माइक्रोट्यूबुलिन। यहाँ पर आप ग्रीन कलर में जो देख पा रहे हैं वो ट्यूबुलिन है। ट्यूबुलिन बात करें तो फ्लैजिला में 9+2 यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने, यानी 9 तो आपको माइक्रोट्यूबुल दिखाई देगी उसकी पेरिफेरल यानी परिधि में, और 2 ट्यूबुलिन दिखाई देगी आपको सेंटर में। इसकी स्ट्रक्चर की हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि जो फ्लैजिला होता है उसमें कौन कौन सी ट्यूबुलिन पाई जाती है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर बात करें इसकी माइक्रोट्यूबुल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स की। देखिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो वेसिकल्स के मूवमेंट को यहाँ पर डिटरमाइन करती हैं माइक्रोट्यूबुल के आधार पर। अब देखिए जैसे एक माइक्रोट्यूबुल है, अब ये जो वेसिकल्स के ट्रांसपोर्ट को कैसे करती है कंप्लीट, तो कुछ प्रोटीन होती है जैसे काइनेसिन प्रोटीन, डायनिन प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होती है। तो काइनेसिन प्रोटीन की बात करें तो काइनेसिन प्रोटीन वेसिकल को काइनेसिन रिसेप्टर के द्वारा अटैच करके उसके ऊपर मूवमेंट करती है। जैसे कोई यहाँ पर इसको कैरी करके ले जा रहा है, उसी प्रकार से ये माइक्रोट्यूबुल के ऊपर मूवमेंट करती है प्लस एंड माइनस एंड से प्लस एंड की ओर। तो वेसिकल्स का मूवमेंट माइक्रोट्यूबुल बेस्ड मोटर प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं। तीसरा प्रकार का फिलामेंट होता है, और किसके आधार पर हम एक बात और देख लेते हैं इसमें। देखिए जो माइक्रोट्यूबुल होता है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोट्यूबुल के अंदर की तरफ का डायमीटर आप देखोगे तो लगभग 15 नैनोमीटर होता है, और बाहर से डायमीटर देखोगे तो लगभग 25 नैनोमीटर। और हमने देखा था माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर था लगभग 7 नैनोमीटर, इसका है 25 नैनोमीटर। और अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का आपका जो डायमीटर होता है वो लगभग 10 नैनोमीटर होता है, मतलब दोनों के मध्य का होता है, इसीलिए हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। अभी नेक्स्ट देखें, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर असेंबल्ड फ्रॉम ए लार्ज डाइवर्स फैमिली ऑफ प्रोटीन। ये अलग अलग फैमिली से की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है अब उसमें तो सब यूनिट एक दूसरे से जुड़कर क्या कर रही थी, एक फिलामेंट का निर्माण कर रही थी। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन की चेन मिलकर एक दूसरे से पैरेलली और एंटी पैरेलली जुड़कर इस प्रकार के तंतु का निर्माण करती है। अब ये जो देखिए यहाँ पर फिलामेंट किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। द मोस्ट कॉमन इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन न्यूक्लियस आर कंपोज्ड ऑफ लेमिन्स। लेमिन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये प्रोटीन को, ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। पहले प्रोटोफिलामेंट बनता है और उससे प्रोटोफिलामेंट से इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है। प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे से एंटी पैरेलली अरेंज होकर इस प्रकार से निर्माण करते हैं।
Intermediate filament constructed from the proteins are expressed preferentially in certain tissue. For example, जैसे अलग अलग प्रोटीन अलग अलग टिश्यू में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है जो फिलामेंट का निर्माण, जैसे क्रिएटिन कंटेनिंग फिलामेंट्स इन एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स में क्रिएटिन के बने होते हैं, डेस्मिन के बने होते हैं, मसल सेल में विमेंटिन के बने होते हैं, ये जो मीजेनकाइमल सेल्स होती है उसमें बने होते हैं। इसी प्रकार से स्मॉल सोल्यूबल सब यूनिट और लार्ज सोल्यूबल पॉलीमर। अब अलग अलग की बात करें हम यहाँ पर, न्यूट्रिशन सोर्स किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, डिसेंबली किस प्रकार से होती है और रीअसेंबली वापस से किस प्रकार से होती है। यहाँ पर आप सेल्स के डायग्राम के द्वारा देख सकते हो कि साइटोस्केलेटन का फिलामेंट कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए एक कोशिका में देखिए तो एक कोशिका में आप अलग अलग प्रकार का अलग अलग कलर में दिखा रखा है, जैसे रेड कलर में एक्टिन फिलामेंट है, ब्लू कलर में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और जो रेड कलर है ये आपको ब्लू कलर है ये जो इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो रेड कलर के देखिए माइक्रोब्लू में आपको माइक्रो फिलामेंट यानी जो एक्टिन फिलामेंट आपको दिखाई दे जाएंगे, और ये दिखाई दे जाएंगे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और यहाँ पर भी देख सकते हो स्ट्रक्चर में आप और भी अच्छी तरह से, जिसमें सेल्स में आपको दिखाई दे जाएंगे जो माइक्रोविलाई में क्या होते हैं, माइक्रो फिलामेंट होते हैं या माइक्रो एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। इस प्रकार से माइक्रो फिलामेंट के फंक्शन होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस वीडियो में हमने माइक्रो फिलामेंट के फंक्शन और पार्ट टाइप्स के बारे में देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की स्टडी भी करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।